हॉर्टिकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं नर्सरी। नर्सरी जो मैनेजमेंट है, अब देखिएगा पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूं इसमें से जो क्वेश्चन बनता है नर्सरी में से, एक तो नर्सरी के जो टाइप्स हैं यानी परमानेंट नर्सरी और टेम्परेरी नर्सरी, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नर्सरी के अंदर जो क्यारियां बना रहे हैं अपन, जैसे फ्लैट बेड, संकन बेड और रेस्ड बेड, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक अपन जहां पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस भूमि को जो स्टेरिलाइज किया जाता है, जो निर्जमीकृत किया जाता है, वो किससे किया जाता है, वहां से क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि नर्सरी के लिए कितना एरिया चाहिए, कि 1 हेक्टेयर में अपने को टमाटर लगाना है तो उसके लिए नर्सरी एरिया कितना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन। इसके अलावा नर्सरी में कोई क्वेश्चन नहीं आते। पढ़ने को तो अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से देखते हैं नर्सरी मैनेजमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं नर्सरी कहते किसे। अब देखिएगा नर्सरी जो है पौधशाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार कर रहे हैं, 10 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार कर रहे हैं, यानी कि अपने को 1 हेक्टेयर में टमाटर लगाना है तो ऐसा तो है नहीं कि 1 हेक्टेयर में अपन पौधशाला तैयार करेंगे, बहुत ही कम क्षेत्रफल में तैयार करते हैं। तो नर्सरी जो है वो एक सीमित क्षेत्र में तैयार करते हैं और छोटे छोटे बीजों को बोया जाता है। ऐसा तो नहीं ओकरा की कभी नर्सरी तैयार करते हैं क्या अपन, भिंडी की कभी भी नर्सरी तैयार नहीं करते, क्योंकि भिंडी के सीड बड़े होते हैं तो डायरेक्ट अपन खेत में भिंडी की सीड की बुआई कर देते हैं। तो एक तो छोटे छोटे सीड होते हैं, एक महंगे सीड होते हैं, और एक नर्सरी में क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग जो फेज होती है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है, उसमें अपन सभी अनुकूल सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, नर्सरी कहलाती है। नर्सरी वह सीमित क्षेत्रफल है जहां छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर, अब ऐसा तो है नहीं कि नर्सरी में जो बीज उगा रहे हैं वो एक बीज यहां उगा दिया तो एक बीज 50 सेंटीमीटर दूर उगाएंगे, ऐसा तो है नहीं। नर्सरी में जो पौध अपन तैयार करें उसमें बीजों की जो बुआई करें वो बिल्कुल पास पास में करें। वापस देखिएगा नर्सरी वह सीमित क्षेत्र है जहां छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर प्रारंभिक अवस्था में सभी अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाती है, नर्सरी कहलाती है। किसे कहते हैं, नर्सरी वह सीमित क्षेत्रफल है जहां छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को प्रारंभिक अवस्था में सभी अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाती है, नर्सरी कहलाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्सरी। नर्सरी के प्रकार। नर्सरी 2 प्रकार की होती है, एक तो परमानेंट नर्सरी और दूसरी होती है टेम्परेरी नर्सरी, स्थायी और अस्थायी। अब देखिएगा जैसे शहरों में, सिटीज में जो पौधशाला होती है वो होती है परमानेंट, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि शहर में जैसे जो नर्सरी होती है जहां से अपन पौधे लेकर के आते हैं वो परमानेंट होती है, यानी कि वहां पर एक पक्का ऑफिस भी होता है, स्टोर रूम भी होता है, और वहां पे जो भी नर्सरी कह रहे हैं उसमें हर साल वो पौध तैयार करते हैं और बेचने का काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार, सपोज कीजिएगा चोमू का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिएगा एक बार अपने नर्सरी के लिए जमीन खरीदी, वहां पे पक्का ऑफिस बनाया, स्टोर रूम बनाया, अब ऐसा तो है नहीं कि अगले साल वो दूसरी जगह शिफ्ट करेगा, ऐसा है क्या, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा तो खर्च कर देगा फिर। तो इसलिए शहरों में जो नर्सरी होती है वो परमानेंट होती है। अपने घर पे, जैसे हमारे अपने घर पे जो पौधशाला के लिए अपन जो एरिया सेलेक्ट करते हैं वो कभी परमानेंट नहीं होता। एक साल मान लो जैसे अपने जमीन है, जैसे सपोज कीजिएगा ये अपना खेत है, तो अब की बार तो अपन ने इस कॉर्नर में नर्सरी तैयार कर ली, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर अपन इस यहाँ पे नर्सरी तैयार करें। यहां से अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, हर साल एरिया चेंज करते रहते हैं। जबकि परमानेंट जो नर्सरी होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो मेन रोड पे ये प्लॉट अपना, इस प्लॉट में ये मेन रोड है, अब यहाँ पर पक्का ऑफिस है, यहाँ पर स्टोर रूम है, और यहाँ पे क्या करते हैं अपन पौध तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो ऑफिस है नेक्स्ट ईयर इस ऑफिस को यहाँ से तोड़ेंगे, इस स्टोर रूम को तोड़ेंगे, यहाँ पर तो ऑफिस बनाएंगे, यहाँ पे स्टोर रूम, यहाँ पे तैयार करेंगे, ऐसा होता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे ये परमानेंट्स होते हैं, यहाँ पे ऑफिस बन गए, यहाँ पे स्टोर रूम गए, यहाँ पे हमेशा हर साल क्या तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं। जबकि टेम्परेरी में अपने घर पर जो अपन तैयार करते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होती कि यहाँ पे अब की बार अपने यहाँ पे पौध तैयार की तो हर साल यहाँ पर ही पौध तैयार करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर कर दी, यानी कि इच्छा, अपने इच्छा अनुसार कहीं पर भी अपन पौध तैयार कर सकते हैं। जहां पे जो खाली खेत होता है उसमें अपन पौध तैयार कर सकते हैं। तो एक तो स्थायी नर्सरी होती है, दूसरी होती है अस्थायी नर्सरी। इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब नेक्स्ट है नर्सरी में बनाई जाने वाले क्यारियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कौन सा आता है देखिएगा, टाइप्स ऑफ बेड। नर्सरी के अंदर जो क्यारियां बनाई जा रही है वो 3 प्रकार की बनाई जा रही है। एक तो फ्लैट बेड,
एक है संकन बेड और एक है रेज्ड बेड। ये जो तीनों प्रकार की क्यारियां हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 3 प्रकार की क्यारियां, कौन सी क्यारी किस सीजन में पौध तैयार करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे फर्स्ट है फ्लैट बेड, समतल क्यारी, यानी कि जो अपनी जमीन होती है, ठीक है, उसी पर ना तो अपन ऊंचाई वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं और ना नीचे वाला, यानी कि जो जमीन होती है बिल्कुल फ्लैट है, उसी के ऊपर क्यारियां बना करके पौध तैयार कर ली जाती है। तो समतल क्यारी जो होती है, एग्जाम में ये पूछता है कौन सी सीजन में किस प्रकार की क्यारियां बनाते हैं पौध तैयार करने के लिए, ये याद रखिएगा मैं। तो फ्लैट बेड जो है, इस प्रकार की क्यारियां ग्रीष्म ऋतु में पौध तैयार करने के लिए बनाई जाती हैं। ग्रीष्म, अगर पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाए कि गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में पौध तैयार करने के लिए किस प्रकार की क्यारियां बनाई जाती है, तो कौन सा आएगा, फ्लैट बेड। इसी प्रकार रेज्ड बेड, उठी हुई क्यारी। अब देखिएगा वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब पानी आएगा तो फ्लैट बेड होगी, तब तो उसमें क्या पूरे खेत में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। और नर्सरी में जो पौधे होते हैं वो छोटे रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट बड़े, नर्सरी में तो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो अगर पानी भरा हुआ रहेगा तो पौधे खराब हो जाएंगे। इसलिए पौधे खराब नहीं हो, नर्सरी में उगे हुए पौधे खराब नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में जो अपनी जमीन होती है उसमें ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं जो सामान्य धरातल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो। अब ऊपर उठा हुआ होगा तो उससे क्या होगा, जो भी बरसात का पानी आएगा, तो जो अपन ने जो नर्सरी के लिए एरिया सेलेक्ट किया वो थोड़ा ऊपर वाला था अपने लिए, पानी जैसे आया तो जो भी एक्स्ट्रा पानी आएगा वो ऊपर से बह करके आ जाएगा नीचे, इसलिए उन पौधों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा जो रेज्ड बेड है, उठी हुई क्यारियां हैं, वो कौन सी सीजन में पौध तैयार करने के लिए बनाई जाती है, वर्षा ऋतु में। कौन सी सीजन में, वर्षा ऋतु में। जो फ्लैट बेड थी ये तो कौन सी सीजन में पौध तैयार करने के लिए, ग्रीष्म ऋतु में। और रेज्ड बेड बना रहे हैं कौन सी सीजन में, वर्षा ऋतु। ये देखिएगा ये क्यारियां सामान्य धरातल से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होती है। अब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यों रखते हैं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो बह करके नीचे आ जाए, इसलिए पौधों को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए रेज्ड बेड बनाते हैं अपन वर्षा ऋतु में। इस प्रकार की क्यारियां वर्षा ऋतु में पौध तैयार करने के लिए बनाई जाती है। और एक होती है संकन बेड, धसी हुई क्यारी, जो सामान्य जो भूमि होती है उससे थोड़ा नीचा होना चाहिए। अब सर्दियों में जो पौध तैयार करते हैं, अब सर्दियों में क्या होता है कि अधिक ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, तो नर्सरी में छोटे पौधे रहते हैं, उनको क्या होता है, पाले से नुकसान होता है। तो पौधों को पाले से बचाने के लिए, अधिक ठंड से बचाने के लिए अपन नीचे वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं, जिससे पाले का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, अधिक ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए सर्दियों में जो पौध तैयार करते हैं उसके लिए जो क्यारियां अपन बनाते हैं वो बनाते हैं कौन सी, संकन बेड, धसी हुई क्यारी, जो सामान्य धरातल से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे होती है। तो टाइप्स ऑफ बेड की बात की अपन ने, नर्सरी के अंदर जो क्यारियां बना रहे हैं वो 3 प्रकार की बना रहे हैं, एक तो फ्लैट बेड, एक है रेज्ड बेड, एक है संकन बेड। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसमें, फ्लैट बेड जो अपन बनाते हैं वो बनाते हैं ग्रीष्म ऋतु में पौध तैयार करने के लिए, रेज्ड बेड बनाते हैं वर्षा ऋतु में पौध तैयार करने के लिए, और संकर बेड जो अपन बनाते हैं वो बनाते हैं शीत ऋतु में पौध तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है जो अपन पौधशाला की भूमि को जो स्टेरिलाइज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसमें से, कि पौधशाला की भूमि को जो निर्जमीकृत करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, वो करते किससे और कितनी मात्रा काम में लेते हैं। अब देखिएगा जैसे अपने को पौध तैयार करना है, सपोज कीजिएगा ये अपने पास फील्ड है, अब यहाँ पे अपने को इस कॉर्नर में पौध तैयार करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि बीज लेकर के आए और सीधा ला करके इस एरिया में डाल दिया, उग जाएंगे, पौध तैयार हो जाएगी। अब पौध तैयार करने से पहले ये जो नर्सरी का एरिया है, इस एरिया को अच्छी प्रकार से स्टेरिलाइज करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे। इसमें जो भी बैक्टीरियाज है, हानिकारक बैक्टीरियाज है, उन सबको क्या करना है, नष्ट करना है, क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होंगे पौध को नुकसान पहुंचाएंगे, और पौध को नुकसान पहुंचाएंगे तो अच्छी पौध की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जहां पे पौध तैयार कर रहे हैं उस एरिया को अपन स्टेरिलाइज करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे। तो इस एरिया को जो निर्जमीकृत करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए क्या काम में ले रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पौधशाला की भूमि को निर्जमीकृत करने के लिए फॉर्मेलिन काम में लिया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है, फॉर्मेलिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा फॉर्मेलिन का छिड़काव किया जाता है। पौधशाला की जो भूमि होती है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, फॉर्मेलिन का। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फॉर्मेलिन का छिड़काव करते हैं उसकी सांद्रता कितनी रखते हैं, 0.1%। कितने परसेंट का घोल काम में रहते हैं, 0.1% का।
अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यह पूछा जाता है कि स्टेरलाइज करने के लिए, निर्जमीकृत करने के लिए जो फॉर्मेलिन काम में ले रहे हैं और वो ले रहे हैं 0.1% का घोल, उसकी कितनी मात्रा काम में लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 4 से 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर नर्सरी के एरिया को स्टेरलाइज करने के लिए 4 से 5 लीटर फॉर्मेलिन काम में लेते हैं। और कितने परसेंट का होता है वो घोल? 0.1%। कितने परसेंट का? 0.1% का। और मात्रा कितनी लेते हैं? 4 से 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पौधशाला की भूमि को निर्जमीकृत करने के लिए फॉर्मेलिन के 0.1% घोल का छिड़काव करते हैं और इसकी जो मात्रा लेते हैं वो लेते हैं 4 से 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, भूमि में 1 से 1.5 मीटर गहराई तक कड़ी परत न हो। यानी कि अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो लगातार अपन खेत में कल्टीवेटर यूज कर रहे हैं, कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो सोइल है, अब जहां तक कल्टीवेटर जा रहा है नीचे जमीन में, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर तक कल्टीवेटर नीचे गया, वहां पे हर साल कल्टीवेटर यूज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, एक हार्ड लेयर बन जाएगी। तो पौधों की जो जड़ें हैं उस हार्ड लेयर की वजह से नीचे नहीं जा पाएंगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उस कड़ी परत को तोड़ने के लिए हर साल, यानी कि बार बार कल्टीवेटर का यूज नहीं करते, तभी तो अपन प्लाऊ हैरो वगैरह इससे यूज करते हैं, क्योंकि प्लाऊ वगैरह जो होते हैं वो मृदा की गहरी जुताई करने के काम में लिए जाते हैं, जिससे मृदा में कठोर परत नहीं बने। तो भूमि में 1 से 1.5 मीटर गहराई तक कड़ी परत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बीज बोने की क्यारियां 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पैतृक वृक्षों से प्रवर्धन के लिए बीज तथा सांकुर डालियां ली जाती हैं। अब देखिएगा ये लाइन देखो, यहाँ पे बीज बोने की क्यारियां 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। इसको समझो एक बार, जैसे नॉर्मल जो अपन बेड बना रहे हैं, सामान्य क्यारियां जो बनाते हैं उनकी जो लंबाई रखते हैं वो रखते हैं 3 से 5 मीटर, चौड़ाई रखते हैं 1 से 1.5 मीटर और उनकी ऊंचाई रखते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। अब इसमें समतल क्यारी, उठी हुई क्यारी और धसी क्यारी, इनकी बात नहीं कर रही है। अगर एग्जामिनर पूछा जाए, एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाए कि सामान्य रूप से जो क्यारियां बनाई जाती है, सामान्य जो क्यारियां तैयार की जाती है, उनकी लंबाई कितनी रखते हैं, चौड़ाई कितनी रखते हैं और ऊंचाई कितनी रखते हैं, तो ये देखिएगा, लंबाई रखते हैं एवरेज 3 से 5 मीटर, चौड़ाई रखते हैं 1 से 1.5 मीटर और ऊंचाई रखते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई अपन 10 से 15 सेंटीमीटर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में जो बरसात का पानी आता है वो उस नर्सरी में भरा नहीं रहे। वो पानी अगर ऊपर सामान्य धरातल से ऊपर होगी वो बेड, तो वहां से पानी बह करके नीचे आ जाएगा, इसलिए पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नॉर्मल क्यारी की बात करें तो सामान्य रूप से जो क्यारियां बनाई जा रही है उनमें भी आपको यही लिखना है कि 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाते हैं, तो ये भी फिक्स रहेगा। अब 3 से 5 मीटर जो, अब जरूरी नहीं कि 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई अपन आवश्यकता अनुसार कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। एवरेज लिए मैंने 3 से 5 मीटर, अपन 3 मीटर से कम भी ले सकते हैं और 5 मीटर से ज्यादा भी। कोई जरूरी नहीं है कि 3 से 5 मीटर होनी चाहिए क्यारी की लेंथ, अपन आवश्यकता अनुसार उसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी भी क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नर्सरी में क्यारियां बनाई जाती हैं वो क्यारियां कभी भी 1.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है देखिएगा, जैसे 2 क्यारियां हैं, एक तो ये तो है A नंबर वाली क्यारी, दूसरी है B नंबर वाली क्यारी। 2 क्यारियां अपन ने बनाई, A नंबर वाली और दूसरी B नंबर वाली। A नंबर वाली जो क्यारी है इसकी लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। A नंबर वाली क्यारी की लंबाई तो कितनी है, 3 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। इसी प्रकार देखिएगा जो B नंबर वाली क्यारी है उसकी चौड़ाई भी 3 मीटर है और उसकी लंबाई भी 3 मीटर है। 2 क्यारी अपने पास में है, एक A नंबर वाली क्यारी है, दूसरी B नंबर वाली क्यारी है। A नंबर वाली क्यारी की चौड़ाई तो 1 मीटर है और लंबाई 3 मीटर है। B नंबर वाली क्यारी की चौड़ाई भी 3 मीटर है और लंबाई भी 3 मीटर है। अब देखिएगा इसमें अपन ने
बीज डाल दिए, पौधे उग भी गए। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही पौध तैयार होगी, पौध जैसे ही उगेगी तो पौध के साथ में मेन जो प्लांट्स होंगे उनके साथ में खरपतवार के पौधे भी उगेंगे। उगेंगे या नहीं उगेंगे? 100% उगेंगे। तो जैसे ही खरपतवार के पौधे उगे, अब उनको उखाड़ना भी कंपलसरी है। अरे इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं या नहीं करते? करते हैं। अगर अपन खरपतवार के पौधों को नहीं उखाड़ेंगे तो नर्सरी में जो अपने मेन प्लांट्स थे वो तो रह जाएंगे छोटे और खरपतवार के पौधे जाएंगे बड़े। तो खरपतवारों के नीचे दब जाएगी जो मेन पौधे वो, तो इसलिए खरपतवारों को उखाड़ना बहुत ही जरूरी है। अब अपन खरपतवार के पौधे उखाड़ने के लिए नर्सरी में गए। ठीक है, सबसे पहले गए अपन कौन सी नर्सरी में? ए नंबर वाली नर्सरी में। अब ए नंबर वाली नर्सरी में इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए आए, अपन खरपतवार उखाड़ने के लिए आए। तो ए नंबर वाली क्यारी की जो चौड़ाई 1 मीटर है, लंबाई 3 मीटर है। अब मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आवश्यकता अनुसार लंबाई कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चौड़ाई कभी भी 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखते। उसका रीजन ये क्यों नहीं रखते ज्यादा, अभी सुनना ध्यान से। ए नंबर वाली क्यारी में अपन खरपतवार उखाड़ने के लिए आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2 आदमी हैं, तब तो एक आदमी इस मेड़ पे बैठ गया, दूसरा आदमी इस मेड़ पे बैठ। और अगर एक ही आदमी है तो सबसे पहले यहां पे बैठा, और अब देखिएगा जो आदमी है उसका हाथ कितना जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा आधा मीटर, पौन मीटर, इतना ही जा सकता है हाथ। अब आधा मीटर, यहाँ पे 1 मीटर थी, आधा मीटर हाथ चला गया। यहाँ पे मेड़ पे बैठे थे, आधी क्यारी कवर कर ली, आधा मीटर, क्योंकि 1 मीटर चौड़ी है, आधी क्यारी अपन ने कवर कर ली। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो लंबी है ना, इधर कैसे कवर किया? अरे भाई, यह आदमी बैठ करके या मेड़ पे बैठा है, क्यारी के अंदर तो है नहीं, इस मेड़ पर आगे आता जाएगा, अंदर थोड़ा जाना पड़ रहा है, ओनली कहां जाना पड़ रहा है? उसे मेड़ पर खिसकना पड़ रहा है। यहां बैठा था, यहां से यहां से आगे बढ़ता गया, अंदर नहीं गया, ओनली मेड़ पे चल रहा है। इसलिए मैंने कहा था लंबाई अपन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब चौड़ाई क्यों नहीं बढ़ाते? अब आधा एरिया इधर से बैठ के कवर कर दिया, अब ये उठ करके आ गया, अब यूं इधर से आधा एरिया कवर हो गया, तो आधा एरिया इधर से कवर कर दिया। और वही बात, लंबाई कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि आदमी मेड़ पर चलता रहेगा, क्यारी के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। अब खरपतवार के पौधे भी उखड़ गए, निराई गुड़ाई भी हो गई, और ना अपने को क्यारी के अंदर जाना पड़ा। ठीक है, अब ए नंबर वाली क्यारी की खरपतवार उखाड़ दी, ना तो क्यारी के अंदर जाना पड़ा, बाहर मेड़ पे बैठे बैठे पूरी क्यारी के में निराई गुड़ाई कर दी। अब चलो बी नंबर वाली क्यारी में। बी नंबर वाली क्यारी की लंबाई भी 3 मीटर और चौड़ाई भी 3 मीटर है। अब यहाँ पे आदमी खरपतवार उखाड़ने के लिए बैठ गया मेड़ पे। अरे भाई, 1.5 मीटर हाथ जा सकता है क्या अंदर उसका? कभी नहीं हो सकता। अरे इतना लंबा हाथ है कि किसी का 1.5 मीटर जा सकता है अंदर? कभी नहीं जा सकता। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर रखेंगे तब तो जा सकता है, यानी आधा पौन मीटर हाथ जा सकता है आदमी का, कभी भी 1.5 मीटर हाथ नहीं जाएगा। तो इसने मान लो ये आधा पौन मीटर एरिया कवर कर दिया, आगे बढ़ता गया आदमी मेड़ पर ही, आधा मीटर इधर से कर दिया, यह आदमी है इधर, आधा मीटर इधर से कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया। अब दोनों साइड से तो खरपतवार उखाड़ दी, अभी 20 कह रहे तो ऐसे कैसे बच रहा है, इसमें तो खरपतवार उगे हुए ही है। अब इनको उखाड़ने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? क्यारी के अंदर जाओ, और क्यारी के अंदर जैसे ही जाएंगे तो नर्सरी में ऐसा तो है नहीं कि कोई आम है ऊंट जितने प्लांट है, नर्सरी में तो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो जैसे ही अपन नर्सरी में गए, पौध घर में गए, तो पैर के नीचे जो पौधे हैं वो पौधे भी नीचे आएंगे या नहीं आएंगे? पैर के नीचे जैसे ही पौधे, तो जिस जगह पैर रखा गया वहां की जो पौध है उसमें तो एक तरीके से लकवा जाएगा, कमजोरी होंगे वो तो तैयार, क्योंकि किसी की पत्ती टूट जाएगी, किसी का तना टूट जाएगा, फिर बाद में तैयार हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि कंप्लीटली तैयार नहीं होंगे, तैयार भी होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन उनमें जैसे और जो प्लांट है उनके कंपैरिजन वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो जो प्लांट तैयार होंगे वो बिल्कुल कमजोर होंगे। इसलिए अपन क्यारियों की जो चौड़ाई 1.5 मीटर इसलिए रखते हैं क्योंकि अपने को निराई गुड़ाई करने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए क्यारियों के अंदर जाना नहीं पड़े, और क्यारी के अंदर जाएंगे तो पैरों के नीचे पौध आएगी, उन पौधों को नुकसान होगा। इसलिए पौध को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए अपन इतनी चौड़ाई रखेंगे कि अपन बाहर बैठे बैठे उसमें आसानी से निराई गुड़ाई कर सके, क्यारी के अंदर अपने को जाना नहीं पड़े। आया समझ में? तो याद रखिएगा, लंबाई तो अपन आवश्यकता अनुसार कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई कभी भी 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखते। उसका रीजन यह है क्योंकि 1.5 मीटर से ज्यादा रखेंगे
तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए या कर्षण क्रियाएं करने के लिए क्यारी के अंदर जाना पड़ेगा। क्यारी के अंदर जाएंगे तो नर्सरी में जो पौधे हैं बहुत ही छोटे होते हैं, पौधे पैर के नीचे आएंगे, और पैर के नीचे आएंगे तो पौधों को नुकसान होगा, स्वस्थ पौधे तैयार नहीं होंगे। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखते। नेक्स्ट देखिएगा, टमाटर, मिर्च, प्याज, बैंगन, गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध के लिए 2 से 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाई जाती है या तैयार की जाती है। प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 20 से 25 किलोग्राम FIM फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे गोबर की खाद कहते हैं, वो डाली जाती है। नेक्स्ट है आर्द्र गलन या डैम्पिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सरी का जो मुख्य रोग है, नर्सरी में लगने वाला जो मुख्य रोग है वो है डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि नर्सरी में लगने वाला मुख्य रोग कौन सा, तो कौन सा होगा, डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग। ठीक है, तो आर्द्र गलन रोग डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए बीजों को थायरम या केप्टान 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है। जब अपन पौध घर में बीज डालते हैं पौध तैयार करने के लिए, तो डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन रोग से बचाने के लिए बीजों की बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से अपन फंजीसाइड लेते हैं। अब फंजीसाइड में थायरम भी ले सकते हैं, केप्टान भी ले सकते हैं, मैंकोजेब भी ले सकते हैं, बाविस्टिन भी ले सकते हैं, कोई भी अपन फंजीसाइड लेंगे और उसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम सीड को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। तो फंजीसाइड से ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने के बाद में बीजों की बुआई करेंगे, जिससे फंगल डिजीज का जो इन्फेक्शन है बहुत ही कम होगा। तो देखिएगा, नर्सरी में लगने वाला जो मुख्य रोग है वो है डैम्पिंग ऑफ, और डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज होती है उसका मेन रीजन होता है फंगस। और फंगस की जो मेन स्पीसीज है वो है पीथियम एफिनोडर्मेटम नामक कवक। मेनली नर्सरी में जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, आर्द्र गलन रोग होता है, वो होता है पीथियम एफिनोडर्मेटम नामक कवक से। तो नर्सरी में लगने वाला मुख्य रोग कौन सा हुआ, डैम्पिंग ऑफ। इससे बचाव के लिए क्या करेंगे, बीजों को बुआई से पूर्व 2 से 3 ग्राम कवकनाशी से उपचारित करके बुआई करेंगे। नेक्स्ट है, पंक्तियों में बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 6 से 10 सेंटीमीटर व बीज की गहराई 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट, टमाटर, मिर्च, बैंगन व गोभी वर्गियों की पौध 4 से 5 सप्ताह व प्याज की पौध 6 से 8 सप्ताह में रोपने योग्य हो जाती है। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग व कलिकाओं द्वारा प्रवर्धन में काम में आने वाले मूलवरंत बीज से तैयार किए जाते हैं। जो अपन ने पहले भी अपन रूट स्टॉक पढ़े थे क्लासिफिकेशन में, उसमें बताया था रूट स्टॉक क्या होता है कि जो पौधे का जड़ वाला भाग होता है वो रूट स्टॉक कहलाता है, मूलवरंत कहलाता है। और मूलवरंत जो तैयार कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, बीज द्वारा। पपीता, फालसा का प्रसारण बीज से किया जाता है। पपीता और फालसा का जो प्रवर्धन किससे किया जाता है, बीज से किया जाता है। बीजों की बुआई जुलाई, अगस्त या फरवरी, मार्च में की जाती है। अब अमरूद का जो सीड होता है, अमरूद के सीड के ऊपर एक हार्ड लेयर होती है, जिससे अगर डायरेक्ट अमरूद की सीड को अगर उगाया जाता है तो जर्मिनेट नहीं होती। अमरूद के कड़े आवरण के कारण उबलते हुए गर्म पानी में 4 से 5 मिनट या तनु गंधक के अम्ल में डालकर उपचारित किया जाता है, यानी कि जर्मिनेशन अच्छा हो। इसलिए अमरूद के जो बीज होते हैं उसको या तो गर्म पानी में उबालते हैं या तनु गंधक के घोल से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट है, पपीता के पौधे 2 माह में तैयार हो जाते हैं तथा अन्य जो पौधे होते हैं फलदार पौधे, उनके पौधे तैयार होते हैं 1 साल में। पपीता के पौधे 2 माह में बाग में लगाने योग्य हो जाते हैं। शेष फलों के पौधे 1 वर्ष बाद बाग में लगाने योग्य हो जाते हैं। फूल व सब्जी की पौध को 4 सप्ताह बाद, फूल व सब्जियों की पौध को कितने सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद स्थानांतरित किया जाता है तथा प्याज की पौध को 8 सप्ताह, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, प्याज की पौध को 8 सप्ताह में स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिएगा, जो पौध तैयार किए अपन ने, अब पौध घर से जब अपन खेत में उस पौध को ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, वो कब करेंगे, कितनी एज पर करेंगे, तो जैसे अपने फूल है, सब्जियां हैं, इनकी पौध को करेंगे अपन 4 से 5 सप्ताह बाद। लेकिन जो प्याज है,
प्याज की पौध को लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद स्थानांतरित किया जाता है खेत में रोपाई की जाती है। सदाबहारी पौधों को जून जुलाई तथा पतझड़ी पौधों को, जिनके पत्ते जाते हैं, पतझड़ी पौधों को फरवरी मार्च में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है दीमक नियंत्रण। जो टर्माइट होती है, ओडेंटोट्रमिस ओबेसम, दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस या क्यूनालफॉस या नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। दीमक के जो कंट्रोल करना अपने को, तो क्यूनालफॉस, क्लोरोपाइरिफॉस या नीम की खली का खेत में प्रयोग किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सरी मैनेजमेंट में नर्सरी एरिया। नर्सरी एरिया की बात करें, इनकी पौध तैयार करने के लिए जो नर्सरी क्षेत्रफल चाहिए वो कितना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, जैसे टमाटर है, टोमेटो, अब मैं जो नर्सरी एरिया बता रहा हूं वो बता रहा हूं 1 हेक्टेयर के लिए, कि जैसे मान लो मुझे 1 हेक्टेयर में टमाटर लगाने हैं, तो 1 हेक्टेयर में टमाटर लगाने के लिए कितने क्षेत्रफल में पौध तैयार करने की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे देखना है। तो टमाटर के लिए कितना नर्सरी एरिया चाहिए? 100 से 150 वर्ग मीटर, 100 से 150 वर्ग। अब देखिएगा, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। और वैसे 100 से 150 वर्ग मीटर है भी गलत, मैं भी मानता हूं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर है लगभग 200 से 250 वर्ग मीटर। लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक्स में जो इसके डाटा दे रखे हैं वो दे रखे हैं 100 से 150 वर्ग मीटर स्क्वायर, 100 से 150 वर्ग मीटर, और आपको याद रखना है। तो टमाटर के लिए कितना नर्सरी क्षेत्रफल चाहिए? 100 से 150 वर्ग मीटर। बैंगन के लिए कितना चाहिए? वही 100 से 150 वर्ग मीटर। मिर्च के लिए चाहिए 150 से 200 वर्ग मीटर। गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए चाहिए 200 से 250 वर्ग मीटर, और प्याज के लिए चाहिए 500 वर्ग मीटर। याद रखिएगा, सब्जियों में सबसे ज्यादा जो नर्सरी के लिए जो एरिया चाहिए वो भी प्याज के लिए चाहिए, और पौध तैयार होने में भी सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो भी किसमें लगता है? प्याज में। बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर के लिए कितना नर्सरी एरिया चाहिए? 100 से 150 वर्ग मीटर। बैंगन के लिए 100 से 150, मिर्च के लिए 150 से 200, और गोभी वर्गीय सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियों में चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, इनके लिए चाहिए 200 से 250 वर्ग मीटर, और सबसे ज्यादा चाहिए प्याज के लिए चाहिए 500 वर्ग मीटर। अब पौध तैयार होने में समय की बात भी की अभी, कि जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च ये है, इनकी पौध तैयार होने में लगभग 4 से 5 सप्ताह का समय लगता है, जबकि प्याज की पौध तैयार होने में 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है। ये हुई नर्सरी मैनेजमेंट। अब नर्सरी मैनेजमेंट को वापस रिवाइज कर रहा हूं। नर्सरी मैनेजमेंट में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो टाइप्स ऑफ बेड है, नर्सरी में जो बनाई जाने वाली क्यारियों के प्रकार है, उनमें से ये पूछा जाता है कौन से सीजन में कौन सी क्यारियां बनाई जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में बनाई जाती है रेस्ड बेड, ग्रीष्म ऋतु में बनाई जाती है फ्लैट बेड, और शीत ऋतु में बनाई जाती है संकर बेड, धसी हुई क्यारी। एक पूछा जाता है कि जो नर्सरी का जो एरिया होता है, नर्सरी की जो क्षेत्रफल होता है, उसको जो निर्जमीकृत करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, वो किससे करते हैं? नर्सरी की भूमि को स्टेरिलाइज कर जाता है फार्मेलिन के घोल से। कितनी मात्रा लेते हैं? 4 से 5 लीटर प्रति मीटर स्क्वायर। कितनी सांद्रता का घोल लेते हैं? 0.1%। इसके अलावा पूछा जाता है नर्सरी में लगने वाला मुख्य रोग कौन सा है? डैम्पिंग ऑफ या आर्द्रगलन रोग। किसके कारण होता है वो? पीथियम एपिनोडर्मेटम नामक कवक से। और एक याद रखना, नर्सरी एरिया और पौध तैयार होने में लगने वाला समय।